नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के भूगोल का एक विषय उस पर हम आज बात करेंगे। इस विषय का नाम है वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। बच्चों, प्रकृति में अपने आसपास आप नज़र दौड़ाओगे तो कई ऐसी चीज़ें प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, जैसे धरती, खनिज, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हवा, पानी, जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तरक्की के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। और ये प्रकृति द्वारा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल बिना किसी मोल भाव के दी हुई है। इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी कड़ी में आते हैं जीव जंतु और वनस्पति। बच्चों, भारत में 81,000 उपजातियां हैं वन्य जीवों की। वन्य जीव यानी कि जो जीव वन में रहते हैं, और कुछ जो हम पालतू पाल कर रखते हैं, वे सभी इसमें आ जाते हैं। चाहे वे हवा में रहने वाले सूक्ष्म जीव हों, चाहे पानी में रहने वाले, उड़ने वाले, या जंगलों में रहने वाले, या हमारे द्वारा अपने उपयोग के लिए पाले जाने वाले, वे सभी जीव जंतु इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा 47,000 उपजातियां पेड़ पौधों की पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में हम बेलें भी लगाते हैं, छोटे पौधे भी लगाते हैं, काई से लेकर और बहुत बड़े बरगद के पेड़ तक को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह की आप देखेंगे कि भारत में कितनी विभिन्न प्रकार की उपजातियां वन्य जीवों और पेड़ पौधों की पाई जाती है। अब यहाँ पर एक आता है कि जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? इन सभी जीव जंतुओं और मानव जो धरती पर रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में, धरती पे जहाँ भी रहते हैं, इन सब के बीच में एक सामंजस्य है, एक बैलेंस है। उस बैलेंस को, उस विविधता को, सब अलग अलग जातियों और उपजातियों के होते हुए भी सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, सब अपनी उपयोगिता है धरती पर, सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर चलते हैं। तो इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखते हैं कि भारत में इन पेड़ पौधों में से 15,000 तो सिर्फ भारत में ही पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियां हैं जो फूलदार हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए और ऐसे पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की एक सूची बनाइए। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा फल, फूल व सब्जियां भारत में ही देखने को मिलेंगी। इसी तरह वन्य जीवों में हाथी, ऊंट, गेंडा, शेर, चीता, बाघ, सियार, हिरण, लंगूर, गाय, बकरी, गधा, कछुआ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा, सांप, अजगर आदि आदि बहुत सारी प्रजातियां आपको वन्य जीवों की भारत में मिलेंगी। इसी प्रकार पक्षी, मोर, चीता, चीतल, तोता, बतख, सारस, बुलबुल, शुतुरमुर्ग, कौवा, चिड़िया, कबूतर और ना जाने नाना प्रकार के पेड़ पौधे जिनका नाम भी हमें नहीं आता, भारत की धरती पर पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में इन सभी पेड़ पौधों, पक्षियों की, पशुओं की पूजा की जाती है, वह उन्हें पाला जाता है। जरा सोचिए तो सही और लिस्ट बनाइए कि वन हमारे किस काम आते हैं। चलो मैं ही बता देती हूँ। वन हमारे बहुत, आप जीवन में अपने घर में आसपास देखोगे तो हर चीज़ में आपको वनों का महत्व पता चलेगा। आज़ादी के समय भारत का 24% भाग वनों से घिरा था। उत्तरी हिमालय, पूर्वांचल, मध्य व दक्षिण भारत में घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं, परंतु यह धीरे धीरे घटकर 19% तक रह गया। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? वन क्षेत्र के घटने के क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है औपनिवेशिक काल। आपको पता है कि हमारे देश पर कई सालों तक विदेशियों ने राज किया।
खास तौर पर यहाँ हम अंग्रेजी राज का जिक्र करेंगे। अंग्रेजी राज में यूरोप में औद्योगिकरण था और औद्योगिकरण की वजह से वहाँ पर उद्योगों के लिए कच्चा माल और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उन्हें यहाँ से धन की आवश्यकता थी, तो वे जंगलों को साफ कर कर कृषि के लिए वहाँ पर लोगों को विवश करते थे और अधिक से अधिक कृषि यानी कि कैश क्रॉप का, नकदी कृषि का वहाँ पर जो है उपजाया जाता था और इसके लिए वो किसानों को बाध्य करते थे। तो इसके लिए जंगलों की सफाई की गई और कृषि योग्य भूमि बनाई गई। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि अंग्रेज हमारे देश में रेलगाड़ी का आविष्कार लेकर आए। यहाँ पर रेलगाड़ी की पटरियाँ बिछाई गई। उस समय रेलगाड़ी की पटरियाँ उन पटरियों के बीच उनको बांध कर रखने वाले स्लीपर्स वे लकड़ी के बनते थे और इन लकड़ियों के लिए, स्लीपर्स के लिए अंधाधुंध जंगलों को काटा गया ताकि लकड़ियों की पूर्ति रेलवे लाइन बिछाने के लिए की जा सके। 1951 में फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया ने बताया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जंगल एरिया को जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। मतलब इतने सारे बड़े भूभाग को जो जंगल हुआ करता था उसको खेती के रूप में बदल दिया और आज़ादी के बाद यही खेती के साथ साथ फिर उन्हीं जंगलों को काट कर, साफ कर इंडस्ट्री और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को बसाने के लिए शहरों का गठन हुआ और शहर बढ़ते गए। और जब शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उनके लिए फिर वही जंगलों को साफ किया गया। इसके अलावा पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, जो पानी में होने वाला पॉल्यूशन है, वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जंगलों के ह्रास का। इनका परिणाम यह हुआ कि हिमालयन यव नाम का एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, उसका पौधा कैंसर की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, यह भी मिलना मुश्किल हो गया। इसको सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ हिमालय के पेड़ों की कटाई का। कई जंगल के जीव, जो जंगल में रहने वाले जीव थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। हमने यानी कि मानव ने अपने धन व वैभव के लालच में कई प्रजातियों का शिकार किया व अत्याचार किया। कई जीव जंतुओं की प्रजातियां धरती से धीरे धीरे विलुप्त हो गई और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। एशियाई चीता, गुलाबी सिर का बतख, ये अब तो केवल तस्वीरों में ही दिखाई देते हैं, वास्तव में धरती पर नहीं है, यानी कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। और कुछ प्रजातियां जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधा, इंडियन राइनो, शेर, सांगा एक तरह का हिरन है जो उड़ीसा में पाया जाता है, ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। वन व वन्य जीवों का संरक्षण हमें क्यों करना है और कैसे करना है? वन्य जीवों का संरक्षण ये बहुत ज़रूरी है, किस लिए? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जैव विविधता में सभी जीवों का धरती पर अपना महत्व है। प्रकृति ने ऐसा सामंजस्य बिठा रखा है कि हमारे साथ साथ जीवों का भी इस धरती पर रहना, जीव जंतु और पेड़ पौधों का उतना ही जरूरी है, तभी धरती पर बैलेंस या संतुलन बना रहेगा। और यदि इनमें से विलुप्त होते जाए या कम होते जाए तो संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। आप इसका एक उदाहरण देखिए कि पेड़ पौधों का, जंगल का कम होना धरती के तापमान को बढ़ाता जा रहा है। तो ये एक इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारा नुकसान हमारी धरती को और हम मानव जाति को इससे हो सकता है। संरक्षणवादियों ने मांग की कि वन्य प्राणियों व वनों के बचाने के बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए विश्व में ही नहीं बल्कि भारत में भी 1972 में
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसके अंतर्गत जानवरों का शिकार और व्यापार करने को गैर कानूनी बनाया गया। और इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान खोले, सेंचुरीज बनाई और बायो रिजर्व्स, जैव संरक्षण के लिए बहुत बड़े एरिया निर्धारित किए, जहां पर प्राकृतिक रूप से वन्य जीव रह सकें और वनस्पति भी उग सके। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। यह परियोजना इसलिए शुरू करी ताकि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, उसे बचाया जा सके। और यह कोशिश हमारी काफ़ी हद तक सफल हुई। अभी 39 टाइगर रिजर्व्स हैं पूरे भारत में। आप पता लगाइए कि आपके राज्य में या आपके राज्य के आसपास और किन राज्यों में नज़दीकी ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जो बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। क्या आप उनका नाम जानते हो? सरकार ने वन के संरक्षण के लिहाज से उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई या उनको चिन्हित किया जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके। ये हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन और अनारक्षित वन। अनारक्षित वन ऐसे वेस्टलैंड या बेकार पड़ी जमीन है जिस पर सरकारी मुहिम से और सामाजिक मुहिम से लोगों के, वहाँ के जो लोकल जो स्थायी निवासी है, उनकी मदद से वहाँ पर जंगलों को फिर से खड़ा किया जा सके। और सरकार के प्रयासों के अलावा यहाँ सामुदायिक दायित्व भी बनता है। भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ और जातियाँ हैं जो वनों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और उसे अपना एक परंपरा बनाए हुए हैं। जैसे कि राजस्थान में बिश्नोई समाज, जो वहाँ के जानवर और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए ये उनकी परंपरा में शामिल है और वह प्रणबद्ध है। इसी तरह उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन ऐसा चला था जिसमें जो वनों के संरक्षण के लिए काम किया। इसके अलावा सरकार ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इस तरह का प्रोग्राम भी शुरू किया जिसमें सरकार और स्थायी लोगों की साथ मिलकर वनों को बढ़ाया जा सके और संरक्षित किया जा सके। तो ये प्रण हमें भी लेना चाहिए। आओ आप और हम मिलकर ये प्रण लें कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और वनों का संरक्षण करेंगे। धन्यवाद।